नमस्कार, खास खबर .com में आपका स्वागत है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की पूरी सूची जारी कर दी है और तस्वीर साफ हो गई है कितनी सीटों पे सीधा मुकाबला होने जा रहा है, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस का। साथ ही जेजेपी हो, चाहे आरएलपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीएसपी हो, उन्होंने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। साथ ही निर्दलीयों ने भी ताल ठोकी है। बगावत भी दोनों पार्टियों में देखने को मिल रही है। इन्हीं पे चर्चा के लिए मौजूद है हमारे एडिटर चीफ गिरिराज अग्रवाल जी। गिरिराज जी, आपने दोनों दलों की सूचियां देख ली है, क्या लग रहा है आपको कि कितनी सीटों पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है? धन्यवाद शुक्ला जी। जैसा कि आपने कहा कि दोनों दलों की सूचियां, दोनों प्रमुख दलों की सूचियां लगभग जो है अब सामने आ गई हैं। राजस्थान की तस्वीर भी लगभग क्लियर हो गई है। पर इस बार जो टिकटों में वितरण हुआ है, आपने देखा वो कुछ जगह पर एक नई तरीके का ट्रेंड देखने को मिला है कि अंतिम समय तक हर बार सूचियाँ जो है होती हैं, और लेकिन उस समय अंतिम समय बहुत कम लोग रह जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा विवाद वाली स्थिति होती है। लेकिन इस बार बड़ी संख्या में टिकटें ऐसी हैं जो कि लास्ट मोमेंट पर घोषित की गई हैं, जिससे जो उम्मीदवार हैं नामांकन भरने वाले, वो अंतिम समय तक पसोपेश में रहे, क्या करें, उनको तैयारी करने में भी दिक्कत आई। और कांग्रेस में तो पहली बार ये देखने को मिला एक नया ट्रेंड कि कुछ प्रत्याशियों की सूचियां घोषित करने के बजाय उन्होंने सीधे ही सिंबल दिए प्रत्याशियों को बुला करके कि ताकि वो अपना नामांकन भर सकें। तो ये जो ट्रेंड है पहली बार देखने को मिला है। और इस बार एक और ट्रेंड देखने को मिला है जो आपने भी देखा होगा कि इस बार लगभग ज़्यादातर जो प्रत्याशी हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत नामांकन भरने में लगा दी है। नामांकन में इतनी भीड़ उन्होंने जुटाई है, जो नामांकन रैली है उनकी, उनको देख करके लगता है कि अगर इनकी ये स्थिति है तो फिर चुनाव जीतने में तो कोई संशय इनके में है ही नहीं। तो ये एक इस बार तस्वीर दिख रही है। जहाँ तक अभी आपने पूछा कि कितनी सीटों पर लगभग सीधा मुकाबला होगा, तो अभी तक जो सूची आई है और जो कंडीशन हमारे सामने आ रही है उसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि लगभग 30 से 35, 40 तक भी संख्या हो सकती है। सीटें ऐसी हैं जहाँ सीधा मुकाबला होगा और बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा उसमें, जबकि करीब 35-40 सीटें ही ऐसी आएंगी या 50 तक भी संख्या हो सकती है जहां त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है या कोई और तीसरा उम्मीदवार चुनाव में को और रोचक बना सकता है। गिरिराज जी, आपको ये लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी ने नए चेहरों को भी मौका दिया है, क्योंकि नए चेहरे काफ़ी सामने आए हैं दोनों ही पार्टियों में? देखो, आपने जैसा कहा है कि इस बार अपन पहले भी चर्चा कर चुके थे, आपने पहले भी मेरे से बात की थी, तो इस बार दोनों पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने अधिकतम पुराने चेहरों को ही मौका दिया है। तो उन दोनों की सूचियों को देख करके ऐसा लग रहा है कि दोनों ही पार्टियों के पास नए चेहरों का अभाव है, या वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि नए चेहरे चुनाव जीत सकते हैं, उनको आगे नहीं लाना चाहते। बहुत ही मजबूरी में टिकट बदले गए कि जहां उनको लगता था कि प्रत्याशी की छवि बहुत ज़्यादा खराब है या प्रत्याशी को पार्टी उतारना नहीं चाहती थी, उसी का टिकट बदला गया। बाकी मैक्सिमम दोनों पार्टियों में देखोगे आप तो इसमें बहुत सारी सीट ऐसी दिखेंगी जहाँ जिनका पिछले चुनाव में मुकाबला था वही दोनों चेहरे अब आमने सामने। अगर हम बात करें दल बदलू की, जैसे ज्योति खंडेलवाल जयपुर की पूर्व मेयर, पंडित सुरेश मिश्रा, इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी इस उम्मीद के साथ कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो इसको आप कैसे देखते हैं? वहीं शाहपुरा में जो बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष है उपेंद्र यादव, उनको पहली बार टिकट मिला, वो भी बीजेपी से। उसे आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक दल बदलने की बात है, ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव के टाइम पे अक्सर होता ही है। जो अवसरवादी लोग होते हैं, जिनको लगता है कि हमारे पास आखिरी मौका है, वो चुनाव के वक्त पे इधर से उधर जाते ही हैं, एक दूसरी पार्टी में जाते ही हैं, और टिकट की उम्मीद भी होती है। कुछ को मिल जाता है, कुछ को टिकट नहीं मिल पाता है। जैसे आपने अभी नाम लिया ज्योति खंडेलवाल का। ज्योति खंडेलवाल जयपुर की पहली महापौर रही हैं। उन्होंने जो है लोकसभा का पिछला चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था। अभी भी लगातार कांग्रेस में टिकट मांग रही थी वो। जब उनको लगा कि कांग्रेस टिकट देने वाली नहीं है और वहाँ से प्रत्याशी घोषित कर दिया, तो उन्होंने अंतिम समय पर बीजेपी ज्वाइन की। और बीजेपी भी संभवतः इसी आश्वासन पर उन्होंने ज्वाइन की। उनको कहा गया होगा कि इनको किशनपोल विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिल जाएगा, लेकिन अंतिम समय में वहाँ से बीजेपी ने चंद्रमोहन बटवाड़ा को टिकट दे दिया। हालांकि चंद्रमोहन बटवाड़ा का भी खंडेलवाल समाज ही विरोध कर रहा है, वहाँ पे कल प्रदर्शन भी हुआ है, वहाँ विरोध हो रहा है।
जैसे दूसरे हम अगर बात करें पंडित सुरेश मिश्रा की, पंडित सुरेश मिश्रा एक बार सांगानेर से जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, वो लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। सुरेश मिश्रा सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उन्होंने अपनी अलग तरह की छवि बनाई है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में वो अभी अपना वो स्थान नहीं बना पाए जिससे कि कोई पार्टी उन पर भरोसा कर सके। हालांकि उस भरोसे के साथ ही वो बीजेपी ज्वाइन करी, उनको भी ये उम्मीद थी कि उन्हें हवा महल से टिकट दे दिया जाएगा, पर हवा महल से उन्होंने बाल मुकुंदाचार्य को उतार दिया, तो जाहिर है कि उनकी उम्मीद बीजेपी में पूरी नहीं हुई है। हालांकि सुरेश मिश्रा जी ने ये अभी कहा है कि वो पार्टी का काम करेंगे और बीजेपी में ही रह कर प्रचार करेंगे। अगर तीसरी और बात करें इसमें, जैसे कि जो दूसरी पार्टियों से जो आए, इसमें सबसे चौंकाने वाली अगर बड़ी विचित्र स्थिति है वो है धौलपुर के बाड़ी की। बाड़ी विधानसभा में जो कांग्रेस से एमएलए 2 बार रह चुके हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, उन्होंने कल ही कांग्रेस ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की सॉरी, और बीजेपी ने उनको बाड़ी से अपना उम्मीदवार बना दिया। मलिंगा हालांकि कांग्रेसी मूलतः नहीं रहे हैं, वो पहला चुनाव जो है उससे बहुजन समाज पार्टी से जीते थे, बहुजन समाज पार्टी से जीत करके फिर कांग्रेस में शामिल हुए, संसदीय सचिव रहे, लेकिन वो विवाद में पिछले दिनों विवाद में आ गए कि एक बिजली एएन के साथ मारपीट हुई, उसकी 22 हड्डियाँ टूट गई थी, जिसको बीजेपी ने बहुत ही जोर शोर से उस मुद्दे को उठाया था और दलित का मुद्दा भी उठाया था, उसको दलित अधिकारों से भी जोड़ा था, दलित अत्याचार से भी जोड़ा था। तो अब वहाँ जब गिरिराज सिंह मलिंगा की सभा होगी और जो भी बीजेपी के नेता जाएंगे तो जाहिर है उनसे ये सवाल होगा कि जब दलितों पर अत्याचार हुआ और मलिंगा ने उससे एएन से मारपीट की जिसकी 22 हड्डियाँ तोड़ दी गई, नेता प्रतिपक्ष जो अभी इस समय है राजेंद्र राठौड़, वो अस्पताल में गए, उनसे जो पीड़ित है उससे मिले और उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे। एफआईआर तक दर्ज हुई मलिंगा पे। अब वो वहाँ जा कर के लोगों को कैसे जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, ये बड़ी देखने की रोचक स्थिति होगी। एक बांसवाड़ा संभाग में आदिवासी पार्टी की आप क्या स्थिति मानते हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि बांसवाड़ा जो ये ट्राइबल एरिया है और जो आदिवासी पार्टी है वहाँ पे उसकी काफ़ी अच्छी पहुँच है। वहाँ पहले उनके बीटीपी जिसके जो कहते हैं उनके 2-3 उम्मीदवार जीते भी हैं, तो वो वहाँ बड़ी प्रभावशाली है क्षेत्रीय दल के रूप में। तो हो सकता है कि ये पार्टी वहाँ मुकाबले को न केवल रोचक बनाएगी, त्रिकोणीय बनाएगी, बल्कि सीट भी निकाल सकती है। आपको क्या लगता है कि कौन कौन से दिग्गज नेता, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी की हो, कि उनकी सीटें फंसी हुई है, वो मुकाबले में फंसे हुए हैं? जैसे कि अगर हम बात करें झोटवाड़ा विधानसभा सीट की, तो यहाँ पे राजवर्धन सिंह राठौड़ का सीधा मुकाबला पहले माना जा रहा था कांग्रेस का, लेकिन निर्दलीयों की ताल ठोकने से उनकी सीट भी फंस गई है। ऐसे कौन कौन से नेता जिनकी सीटें अभी फंसी हुई आपको नज़र आ रही है? देखिए, अब तक जो टिकट हुए हैं और टिकटॉक के नामांकन का आज आखिरी दिन है, हालांकि अभी नाम वापसी का 2 दिन का समय है और अब वास्तविक स्थिति उसके बाद ही क्लियर हो पाएगी कि किसकी सीट फंस रही है और जो है किसकी निकल रही है या किसकी आसानी है। लेकिन अभी तक का जो सिनेरियो हम देखें आज के सिनेरियो में, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि झोटवाड़ा में सांसद जयपुर ग्रामीण के कर्नल राज्यवर्धन सिंह फंस गए, क्योंकि उनके सामने जो कांग्रेस ने उतारा है अभिषेक चौधरी को, वो ठीक है, अभिषेक चौधरी को भी उतारा है, पर उनकी परेशानी ये है कि जो पूर्व मंत्री हैं और वहाँ से जो पूर्व विधायक रह चुके राजपाल सिंह शेखावत, वो आज नामांकन भरने जा रहे हैं। तो वो जब नामांकन भरेंगे और मैदान में अगर डटे रह जाते हैं तो सीधा जाहिर है कि इसका नुकसान राज्यवर्धन सिंह को होगा, क्योंकि वो उन्हीं के टिकट काटेंगे, भाजपा से वो पहले रह चुके हैं, उन्हीं के वोट काटेंगे। एक सवाल गिरिराज जी मेरा ये भी था कि आम आदमी पार्टी, जेजेपी, आरएलपी और बीएसपी, इनकी क्या स्थिति मानते हैं? क्योंकि अभी जो अपनी चर्चा चल रही थी किन किन की सीटें फंसी हुई है, क्या इन पार्टी की वजह से इन नेताओं की सीटें फंसी हुई है? नहीं, देखो, जो आपने चुनाव में बहुत सारी पार्टियां आती हैं, अपने प्रत्याशी खड़े करती हैं, कुछ सामाजिक धरातल के हिसाब से आती है कि उनका सामाजिक बेस होता है, कुछ जो है अपने कास्टिज्म के हिसाब से आती है कि उनका वो बेस होता है, कुछ जो कि पड़ोसी राज्यों में उनका प्रभाव अच्छा है, तो इस लिहाज से आती है कि ये बॉर्डर इलाके में हम अपनी पहचान बना लें, स्थापित हो जाएं। तो इसी श्रेणी में जो आप कह रहे हो कि चाहे आम आदमी पार्टी है, चाहे जेजेपी पार्टी है, चाहे बीटीपी पार्टी है, चाहे ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, ये सब पार्टियां ऐसी हैं। जैसे इनमें एक पार्टी की अगर हम बात करें तो जैसे आरएलडी की बात करें, राष्ट्रीय लोकदल है ना, तो राष्ट्रीय जो आरएलडी है, आरएलडी
का प्रभाव क्षेत्र क्या है, यूपी में है, और यूपी से सटे हुए जो इलाके हैं भरतपुर, धौलपुर, अलवर, ये इलाका है, तो वहाँ उसका प्रभाव रहता है। तो प्रभाव रहता है तो आरएलडी का, जैसे पिछली बार भी देखा कि एक सीट भरतपुर की जीती उन्होंने, सुभाष गर्ग राज्य मंत्री रहे। इस बार भी कांग्रेस ने उनको वो सीट वापस समझौते में दी है और वहाँ से आरएलडी के सुभाष गर्ग उम्मीदवार हैं। इसी तरह अगर हम देखते हैं तो बीएसपी की बात करें, बहुजन समाज पार्टी की, आपने देखा होगा कि 2 बार से उनके 6 एमएलए जीते और दोनों बार 6 के 6 एमएलए उनके कांग्रेस में चले गए। इस बार बीएसपी ने फिर अपने अकेले अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तो बीएसपी के अगर हम प्रभाव की बात करें तो यूपी से जो सटे हुए इलाके हैं वहाँ उसका ज़्यादा प्रभाव रहता है, और सटे हुए इलाकों में उसका एक निश्चित वोट बैंक भी है, तो वो अपने वोट बैंक के दम पर टिकट देती है। तो जैसे अगर भरतपुर की बात करें, धौलपुर, भरतपुर में पहले धौलपुर में अभी अपन ने चर्चा की कि वो गिरिराज सिंह मलिंगा चुनाव जीत चुके हैं, है ना। ऐसे ही नदवई से पहले जोगिंदर सिंह अवाना चुनाव जीते थे बीएसपी के टिकट पे। श्रीनगर से बाजी वाली जो बीएसपी के टिकट पे चुनाव जीते थे, इधर करौली में भी जीते थे। तो ऐसे करके 5-6 एमएलए उनके आए थे। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां, अब अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो मेरे को लगता है कि आम आदमी पार्टी का जो असर रहेगा वो इधर अलवर, भरतपुर या इधर पंजाब से सटे हुए जो इलाके हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नौहर, भादरा, इन इलाकों में उसका रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा वोट अच्छा लेगी। पर मेरा मानना है कि ये जो पार्टियां हैं इनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, चाहे जननायक जनता पार्टी हो चाहे कोई भी हो, तो इनका मकसद है अपना वोट बैंक बढ़ाना। जैसे कि आम आदमी पार्टी को गुजरात के इलेक्शन से राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा मिला, तो इनका मकसद अभी यह है कि हमारा वोट बैंक बढ़े, वोट परसेंटेज बढ़े, ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो ये राजस्थान का जो कल्चर है, आपने देखा होगा राजस्थान में 2 ही पार्टियां मुख्य होती हैं, बीजेपी और कांग्रेस। उन दोनों के बीच में ही सत्ता जो है कभी इधर होती है कभी उधर होती है, और हर 5 साल में, जैसा कि यहाँ परिवर्तन का दौर है कि हर 5 साल में सत्ता मतलब बदल जाती है। तो इस बार ये देखने की बात है कि ये जो परंपरा है वो कायम रहती है या ये परंपरा बदलती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस परंपरा को बदलने के लिए बिल्कुल अड़िग हैं, वहीं बीजेपी उस परंपरा को कायम रखना चाहती है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी हो चाहे जेजेपी हो, ये अपना खाता खोल सकेगी? क्योंकि आरएलपी अपना खाता खोल चुकी है, बीएसपी के एमएलए जीत चुके हैं, तो ये 2 पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी और जेजेपी। आपको लगता है कि कुछ 200 में से कोई सीट जीत पाएगी? देखिए, जैसे आपने बात की आरएलपी की अगर बात करते हैं तो आरएलपी का बेस राजस्थान है, वो यहीं से निकली हुई पार्टी है लोकल। हनुमान बेनीवाल जयपुर में छात्र राजनीति करते रहे, आप अच्छी तरह से परिचित हैं, मैं भी अच्छी तरह से परिचित हूँ उनसे। उन्होंने राजस्थान नागौर इलाके से वो बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने यहीं से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, यहीं से पार्टी खड़ी की। तो आरएलपी का तो बेस ही राजस्थान है, तो बेस राजस्थान है तो जाहिर है उनके पहले भी 2-3 एमएलए जो आए थे वो आए थे, और इस बार भी वो अपने एमएलए की संख्या बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो एनडीए गठबंधन के साथ में भी पहले रह चुके हैं, बाद में छोड़ दिया, वो एक अलग बात है। तो आरएलपी जो क्षेत्रीय दल है वो राजस्थान का ही है, इसलिए उसका बेस बन सकता है या उसके खाता खुल सकता है, उसमें कोई बड़ी वो बात नहीं है। बीटीपी भी है, बीटीपी भी जो ट्राइबल एरिया की पार्टी है, तो उसका भी हो सकता है। जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी है या जेजेपी है, जैसा कि मैंने कहा कि इनका मकसद चुनाव जीतना नहीं है, इनका मकसद अपना वोट बैंक बढ़ाना है जी। अब वो चूँकि सटे हुए इलाके हैं या पंजाब में उनकी सरकार है, तो उसका असर यहाँ तक कितना आता है, वो मतदाताओं को कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना वो ग्राउंड लेवल पर काम कर पाते हैं, कितना नेटवर्क बना पाते हैं, वो इस चुनाव के नतीजों के बाद ही देखने को मिलेगा। एक मेरा आखिरी सवाल ये है कि निर्दलीयों की कैसी भूमिका रहेगी? क्योंकि पिछली बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निर्दलीयों का भारी समर्थन था, इस बार आपको क्या लगता है कि 200 विधानसभा सीटों में निर्दलीयों की कितनी भूमिका रहेगी? देखिए, शुक्ला जी के चुनाव में हर बार निर्दलीय जो प्रभावी होते हैं वो अक्सर जीत के आते हैं, और जो जीतने वाले एमएलए भी वो होते हैं जो बागी होकर के चुनाव लड़ते हैं, जिनको टिकट नहीं मिला वो निर्दलीय भर देते हैं और फिर निर्दलीय तौर पर निकल आते हैं। अभी जो विधानसभा, पिछली विधानसभा में आप देखे होंगे तो मैक्सिमम निर्दलीय विधायक वो थे जिनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिए या बीजेपी ने टिकट नहीं दिए थे, और वो चुनाव जीत करके आ गए थे। जैसे बाबूलाल नागर की बात करें वो निर्दलीय जीते थे, संयम लोढ़ा की बात करें वो निर्दलीय जीते थे, तो ऐसे कई विधायक थे जो कि निर्दलीय जीत के आए थे। निर्दलीय इस बार भी जीतेंगे, इस बार भी बहुत सारे लोगों के टिकट कटे हैं, इस बार भी बहुत सारे लोग निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। पर जाहिर है मेरे को ये लगता है, इस बार जो मेरा अनुमान ऐसा है कि इस बार निर्दलीयों की संख्या पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा होगी,
और ज़्यादा संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार जीत के आएंगे। इसके पीछे कारण जो मैं सोचता हूँ कि इसके पीछे कारण ये है कि इस बार जो कांग्रेस में मंत्री विधायक थे उनके खिलाफ ग्राउंड पे काफ़ी नाराज़गी थी लोगों में, काफ़ी आरोप थे उन पे, उसके बावजूद उनके टिकट नहीं बदले गए, उन्हीं लोगों को टिकट दिया है। तो जब लोग पहले खिलाफ थे, जिन पे आरोप लगा रहे थे, या ये माना जा रहा था कि जिनके खिलाफ भयंकर नाराज़गी थी, अब वो लोग उनको वोट कैसे देंगे, ये एक देखने की बात है। क्योंकि जब जनता की नाराज़गी है वो उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि चुनाव में अंतिम फैसला तो मतदाता का ही होता है। तो जनता क्या जनादेश देगी वो अभी आने वाले 3 दिसंबर को पता लगेगा। गिरिराज जी, निर्दलियों की तो भूमिका की हमने बात कर ली, लेकिन बगावत करने वाले नेताओं की कैसी भूमिका रहेगी? भरतपुर संभाग हो या बीकानेर संभाग हो, सभी संभागों में बगावत देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है कि बगावत करने वाले नेताओं की कैसी भूमिका रहेगी? शुक्ला जी, देखिए जैसा कि आपने कहा, बगावत की जहाँ तक बात है कि हर चुनाव में बगावत होती है। हर चुनाव में जिसको टिकट नहीं मिलता, काफ़ी उम्मीदवार होते हैं जो कि बगावत पर उतर आते हैं और निर्दलीय भर देते हैं। पार्टियां दोनों पार्टियां उनको मनाने का प्रयास करती हैं, बैठाने का प्रयास करती हैं। कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ लोग नहीं बैठते हैं, और जब वो चुनाव जीत के आ जाते हैं तो फिर वो पार्टी उनको अपने साथ में मिला भी लेती है। तो इसलिए बगावत को कोई ज़्यादा गंभीरता से लिया नहीं जाता, ना उम्मीदवार गंभीरता से लेता है और ना ही पार्टियाँ गंभीरता से लेती हैं। कुछ बड़े नेताओं का भी हाथ होता है कि ठीक है, जीत के आ जाएगी तो हम उनको अपने साथ मिला लेंगे, अपना ही आदमी है। तो इस बार भी कई लोग जो बगावत के कारण जीते थे वो वापस पार्टियों में शामिल हो गए हैं, उनको टिकट भी मिल गए हैं, है ना। जैसे कि अब आप बगावत की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि झोटवाड़ा में राजपाल सिंह शेखावत बीजेपी से जो है वो बगावत पर उतर आए, आज नामांकन भरने वाले हैं। भरतपुर में बात करें तो वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं ऋषि बंसल, वो बगावत पर अपनी ही पार्टी से उतर आए। उन्होंने अपनी पत्नी का निर्दलीय नामांकन भरवा दिया है बयाना सीट से। और भरतपुर में ही दूसरे और जो हैं वहाँ के गिरधारी लाल तिवारी, जो गिरधारी तिवारी है वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। वहाँ से पहले वो घनश्याम तिवारी जी की पार्टी से चुनाव लड़े थे, मूलतः बीजेपी के ही आदमी है। और इस बार उन्होंने फिर जो है एक बगावत का ऐलान करते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया, वो फिर चुनाव मैदान में है वहाँ पे। तो इसी तरह कई सीटों पे अपने को बगावत देखने को मिल रही है। अगर ये बात करें बगावत की तो कांग्रेस की तुलना में बीजेपी की सीटों पर ज़्यादा बगावत देखने को मिल रही है, ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की सीटों पे अपेक्षाकृत कम है। गिरिराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खास खबर .com में बस इतना ही, धन्यवाद।